नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इस वक्त आप इंडिया न्यूज हरियाणा का विशेष खास कार्यक्रम देख रहे हैं और कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हो गया है जो 6 दिसंबर तक चलेगा। सीएम मनोहर लाल ने सरस मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि गीता का संदेश हजारों साल बाद आज भी प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरस मेले के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की संस्कृति की पहचान विदेशों तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि सरस मेले में 600 स्टॉल्स लगाए गए हैं और मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 देशों में लोग सरस मेले में आएंगे। राष्ट्रपति 29 नवंबर को गीता जयंती महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। तो विशेष में आपको बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हो चुका है और इस आगाज के साथ प्रदेश का नंबर 1 चैनल पर इस वक्त आप देख रहे हैं हर एक तस्वीर लेजर एंड लाइट शो की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो बेहद खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हुआ और इस आगाज के साथ लाइट एंड साउंड शो भी चलाया गया। देखिए, लाइट एंड साउंड शो की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आपको दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज के बाद ये लाइट एंड साउंड शो की तस्वीरें भी सामने आई जो लाइव इंडिया न्यूज पर चली। आज इस वर्ष का गीता जयंती का जो कार्यक्रम है विधिवत उसका शुभारंभ हुआ है। ये जो सरस मेला है, इस सरस मेले के उद्घाटन के अवसर पर इस मेले में जो अपने देश के विभिन्न प्रांतों के कलाकार, कारीगर और ऐसे जो अपने सामान को बना करके लाते हैं और लोगों की रुचि के हिसाब से हर वर्ष उसमें जो परिवर्तन करना होता है वो भी करते हैं। आज की आवश्यकता के हिसाब से यहाँ अपनी दुकानें लगाते हैं। 600 के लगभग यहाँ दुकानें हैं। इस बार तो हमने एक और बात कही है, कुछ स्टॉल्स, कुछ दुकानें ऐसे हैंडीक्राफ्ट की चीजें, ऐसी हमारी कृतियां जो हरियाणा में बनाते हैं, हमारे लोग बनाते हैं और उनको विदेशी लोग पसंद करते हैं। तो विदेशों के भी लोग यहाँ आते हैं। लगभग 25 देशों के लोग, ऐसा अनुमान है कि यहाँ आएंगे थोड़ी बड़ी मात्रा में। लेकिन उनके लिए अलग कुछ स्टॉल बनाए जाए ताकि यहाँ की कृति को अपने साथ ले जाए, लोगों का रोजगार बढ़ेगा, हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है उसका भी दूर दराज तक विस्तार होगा। तो ऐसे सरस मेले के उद्घाटन के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का शुभारंभ और 4 दिसंबर तक, बल्कि सरस मेला तो 6 दिसंबर तक चलेगा। 4 दिसंबर 29 से 4 दिसंबर विधिवत जो मुख्य कार्यक्रम है गीता जयंती के वो होंगे। सरस मेला 6 दिसंबर तक चलेगा। तो इस 17 दिन के इस कार्यकाल के इस मेले का उद्घाटन हुआ। इस समय में सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। गीता जयंती का मुख्य कार्यक्रम 5 दिन का होता है, वो 6 दिन का है। 29 तारीख से 4 दिसंबर तक। 29 को जो पहला कार्यक्रम होगा उस गीता जयंती, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का, राष्ट्रपति महोदय 29 तारीख को यहाँ आएंगे। उनके आगमन पर हरियाणा सरकार की ओर से भी कुछ योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास पूरी कराए जाएंगे और उनका जो एक मार्गदर्शन है, एक संरक्षक के नाते सारे देश की वो संरक्षा है इस प्रकार की, तो संरक्षक के नाते हमें भी आशीर्वाद मिलेगा, हमको अच्छा लगेगा। हमने इस बार 10 जिलों में यात्री जो इस मेले में आना चाहते हैं उनके लिए 50% किराए के ऊपर, इससे पहले सिर्फ 5 जिले थे, इस बार 5 जिले और बढ़ाए हैं और जैसे जैसे उधर से उसकी उपयोगिता लगेगी आगे अगले वर्षों में आवश्यकता हुई तो और भी ज्यादा करें। और ग्राफिक्स के जरिए आपको गीता महोत्सव का पूरा शेड्यूल बताते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक इसका आयोजन होना है। नेपाल को बनाया गया है कंट्री पार्टनर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में नेपाल कंट्री पार्टनर है। मध्य प्रदेश को स्टेट पार्टनर बनाया गया है। तो हर दिन भजन संध्या में भव्य संगीत आरती का आयोजन किया जाएगा। 19 नवंबर को शिल्प एवं सरस मेला, संत मुरारी बापू की श्री राम कथा। 29 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी उद्घाटन। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का आयोजन। तो 3 दिसंबर को पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन किया जाएगा। 2 और 3 और 4 दिसंबर को जिला स्तर पर गीता जयंती होगी। 4 दिसंबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सम्मेलन होगा। तो इस तरह से 4 दिसंबर को ही 18,000 विद्यार्थी गीता पाठ करेंगे और 75,000 विद्यार्थी और लाखों श्रद्धालु
ऑनलाइन इससे जुड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से 6 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का समापन समारोह होगा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के अवसर पर गीता ज्ञान संस्थानम की तरफ से आयोजित संत मुरारी बापू के मुखारविंद से श्री राम कथा का शुभारंभ हुआ। श्री राम कथा प्रवचन सुनने पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से गीता का संदेश अंतर्राष्ट्रीय पटल तक पहुंचा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राम कथा का भव्य आयोजन और वो भी संत मुरारी बापू के मुखारविंद से होना एक शुभ संकेत है। धर्म, आध्यात्मिक, संस्कृति और युद्ध की धरती से मानवता का संदेश देने वाली ये धरती कुरुक्षेत्र पर आज परम पूज्य बापू मुरारी बापू जी के और सभी संतों के सानिध्य में आज इस धरती से भगवान राम के जीवन पर राम कथा और भगवत कथा का संदेश हमें मुरारी बापू के अमृत वाणी से मिलेगा। शिक्षा और पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी गीता जयंती समारोह में शामिल होने पहुंचे थे और इस मौके पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि गीता जयंती उत्सव को प्रयास और विस्तार करके अंतर्राष्ट्रीय उत्सव बना दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि गीता का संदेश जितना सार्थक हजारों वर्ष पूर्व था, आज भी उतना ही सार्थक है। और वहीं इस दौरान किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि जब रोहतक में उपराष्ट्रपति का आगमन हुआ था तब खाप प्रतिनिधियों से बातचीत हुई थी और मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किसी भी किसान को तंग नहीं किया जा सका है, लेकिन कानूनन गंभीर अपराध के मुकदमे वापस नहीं लिए जा सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो सारी प्रक्रिया हमने शुरू कर रखी। किसी के साथ कोई ऐसा नहीं है, किसी को कोई पूछने गया या बात कर मतलब बुलाने गया, कोई ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक प्रक्रिया उस प्रक्रिया में समाप्त होती है। जो गंभीर अपराध हैं उनको हम वापस ले नहीं सकते, लेकिन जो डरने के या उस प्रकार के अपराध हैं उन सारों को वापस लेने लग रहे हैं। उसकी एक प्रक्रिया चालू है और वो लोग भी सेटिस्फाई थे इस बात से। माननीय मुख्यमंत्री जी सारी बात उनके सामने रख दी। और जेजेपी के 5वें स्थापना दिवस तैयारियों को लेकर जेजेपी नेता लगातार जुटे हुए हैं और इसे लेकर अंबाला में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने जेजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सभी को न्योता देने खुद आएंगे। देवेंद्र बबली ने कहा कि इस बार हरियाणा के गांव ऐसे बनाए जाएंगे कि दूसरे प्रदेश उन्हें देखने आएंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हरियाणा की पंचायतों को पहले से ही बेहतर बनाया जाएगा और गांवों के विकास को और ज्यादा गति दी जाएगी। देखिए 9 तारीख को भिवानी में हम हमारे पार्टी का स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। आज हमारे प्रभारी जी, हमारे जिला प्रधान, सभी पदाधिकारी और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैठक ली है आगे की रूपरेखा तैयार करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अंबाला जिले से, पूरे हरियाणा प्रदेश से ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचें, अपने नेताओं के विचार सुने और इसके लिए अपील करने के लिए हम आज आए थे। उस बैठक की रूपरेखा क्या हो उस पर विचार विमर्श करने के लिए आए। डिप्टी सीएम दुष्यंत जी भी पूरे जिलों वाइज अब उनके कार्यक्रम हैं और वो भी मेरे घर से 25 तारीख उनकी अम्बाड़ा की है, यहाँ लोगों से अपील करने के लिए पहुँचे। बिल्कुल सबसे पहले तो मैं जो सरपंच बने हैं, पढ़ी लिखी पंचायतें बनी हैं, हमारे उन सभी जो सरपंच बनकर आए हैं, पंच बनकर आए हैं, ब्लॉक समिति मेंबर बनकर आएंगे, जिला परिषद मेंबर बनकर आएंगे, उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण आंचल में बसे हुए लोगों ने बतौर पंच, सरपंच और ब्लॉक समिति मेंबर और जिला परिषद मेंबर उनको दी है। ईमानदारी से अपने पद पर का निर्वहन करें और अपने गाँव को में डेवलपमेंट के लिए लगें। सरकार की मंशा बिल्कुल डेवलपमेंट देने की है और बहुत सी नई योजनाएं हम गांव के विकास के लिए लेकर आने में लगे हुए हैं। अब सरपंच आए हैं, पंचायतें आई हैं, तो इससे हमें भी बहुत उसमें मदद मिलेगी और बहुत जल्दी हम एक सभी सरपंचों को इकट्ठा कर चाहे जिलावार करें, ब्लॉक वार करें या प्रदेश लेवल पे सरकार का जो फैसला होगा उनसे मिलने का काम करेंगे और
उनसे अनुरोध भी करेंगे कि अपने गाँव में डेवलपमेंट करवाएं। इंडिया न्यूज हरियाणा के नूह कॉन्क्लेव में कृषि मंत्री जेपी दलाल को किसान ने तरबूज भेंट किया। खास बात यह है कि किसानों ने कृषि मंत्री को जो तरबूज भेंट किया है उसकी पैदावार किसान सर्दियों के मौसम में भी कर रहे हैं। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक न्यूज रिपोर्टर की भूमिका में किसान से कई सवाल भी पूछे, जिन सवालों का जवाब किसानों ने दिया। क्या नाम बताया था आपने? हकमुद्दीन जी। ये ले लो। कब बोया था आपने ये? अच्छा, कितना पहला साल है दूसरा साल है? दूसरा साल। पिछले साल भी बोया था जी। कितनी एक एकड़ में कितना उपज हुई? लगभग 2-2.5 लाख के लगभग हो जाती है। अच्छा, अब क्या भाव बिक रहा है? 30 से 35 रुपए पर किलो। कितना एक एकड़ में कितना किलो या टन हो जाता है? 125 क्विंटल के लगभग। 125 क्विंटल अगर 30 रुपए बिक जाए तो 30 लाख का हो जाएगा। तो 125 क्विंटल है जी। क्विंटल है, टन नहीं बता रहा। टन नहीं, 125 क्विंटल जी। 30 रुपए के हिसाब से 3 लाख का होगा। 3.5 लाख 3 लाख। कहाँ आपके खेत बेचने कहाँ जाते हो? गुड़गांव या दिल्ली आजादपुर। ग्राहक खुद भी आ जाता है? नहीं, खुद नहीं आ पाते, ले जाना पड़ता। ले जाना मंडी में बेचता है। जी। चलो, मतलब कमाई हो रही है। जी, बहुत बढ़िया सर। तो ये इसमें पीले वाले भी हैं क्या? पीले भी सर। पीले भी हैं। जी। तो अच्छी ये प्रोग्रेसिव खेती करने से फायदा हो रहा है। बिल्कुल। बहुत और अच्छा। किसानों को भी कहो, और बराबर महकमे से खेती। कोई मदद चाहिए तो मुझे बताओ। नहीं, महकमा बराबर मदद कर रहा है जी, टाइम पे जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और किसान भाइयों को भी कहता है, किसी को जो मदद चाहिए जी। अकमुद्दीन की तरह से। भाई ऐसा है, जब एक किसान एक ऑफ सीजन के तरबूज लगा करके 2.5-3 लाख रुपए कमा सकता है। ये 3-4 महीने की फसल है। बाकी ओनली 2.5 महीने। 2.5 मतलब चलो जुताई करे और करे, ऐसे दिन जी। 2.5 महीने में तो तैयार हो जाता है। जी। तो सब किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूं कि परंपरागत चीज़ों को छोड़ करके थोड़ा सा रिस्क ले करके नई नई खेती करें, बागवानी करें, फूलों की खेती करें या फलों की करें या प्रोसेसिंग का काम करें, तभी किसान का कल्याण होगा। और मुझे फ़ख्र है हकमुद्दीन जैसे किसान पर। ऐसे किसान आए, ट्रेनिंग लें, सीखें, और सरकार की योजना में कोई अफसर अड़चन डालता है तो मुझे बताएं। धन्यवाद। ओके सर। क्या और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने अहीर रेजिमेंट की मांग का समर्थन किया। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि अहीर रेजिमेंट की मांग वाजिब है। वहीं पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए कैप्टन अजय यादव ने कहा कि संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करना बहुत गलत बात है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम पुलिस को लोगों पर दर्ज मामलों को वापस लेना चाहिए। जो हाई रेजिमेंट है ये एक वाजिब मांग है। मैं खुद फौज में रहा हूं। हमारी आर्टिलरी के अंदर भी प्योर अहीर लोग जो हैं वो उसमें हैं, लेकिन वहाँ वो नाम से नहीं है। लेकिन जो इन्फेंट्री है उसमें जैसे राजपूत है, जाट है, महार है, बिहार रेजिमेंट है, तमाम कई कौमों के नाम से रेजिमेंट है। तो एक अहीर रेजिमेंट के नाम से बन जाएगी तो उससे क्या सरकार का क्या बिगड़ जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने पलवल के होटल में अपने निवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती मनाई। प्रदेश अध्यक्ष ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर फूल माला अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उदयभान ने कहा कि इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। इंदिरा गांधी के देश के प्रति बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उदयभान ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उन्हें दुर्गा और आयरन लेडी कहा था। आयरन लेडी भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 105वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। उनके व्यक्तित्व पर, उनके कर्तृत्व पर चर्चा की जा रही है। किस तरह से उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उस समय के जो बहुत बड़े लोग थे उनसे पंगा लेकर के, साथ ही इसी तरह से जो राजा महाराजा थे उनके प्रीवी पर्स बंद करने का काम किया। और 1971 में जब पाकिस्तान ने जरा सी हेकड़ी दिखाई तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 13 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान के 96,000 फौजियों को सरेंडर कराने का काम किया। देश की प्रगति के लिए
उन्होंने हरित क्रांति लेकर के आए, जिसमें खुशहाली आई, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए, बिजली के साधन उपलब्ध कराए। एक बहुत ही बेहतरीन उन्होंने प्रशासन दिया। और जब उस समय के जो प्रतिपक्ष के नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उस समय के जनसंघ के श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने उनको दुर्गा कह करके संबोधित किया था। और उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि मेरी बूंद मेरे रक्त का एक एक कतरा इस देश की एकता अखंडता के लिए काम आएगा। और वो उन्होंने प्रूव करके दिखाया। तो उन्होंने जब हमारे देश में जब एक खालिस्तान का बड़ा जबरदस्त वो चल रहा था, उस समय उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया देश की एकता अखंडता के खातिर, लेकिन खालिस्तान नहीं बना। चरखी दादरी के गांव रामनगर नवनिर्वाचित सरपंच प्रियंका यादव को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे मंत्री ओम प्रकाश यादव का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने ओम प्रकाश यादव से गांव की समस्याओं का समाधान करने की अपील भी की। इस दौरान ओम प्रकाश यादव ने कहा कि नवनिर्वाचित सरपंच विकास के कार्य करवाएं, सरकार कोई कमी नहीं रहने देगी। इस दौरान मंत्री ओम प्रकाश यादव ने गांव में ई लाइब्रेरी बनाने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों को कहा कि जगह उपलब्ध करवाएं, जल्द ही लाइब्रेरी का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव के विकास में जो भी समस्याएं हैं सरकार के सहयोग से जल्द समाधान कर दिया जाएगा। वहीं पत्रकारों से बातचीत में ओम प्रकाश यादव ने कहा कि पेंशन की कोई समस्या नहीं है। विपक्ष की ओर से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। तो मेरे अपने परिवार की बिटिया इस गांव की सरपंच बनी है। मैं उसको आशीर्वाद देने के लिए, जिस परिवार से बिटिया संबंध रखती है, इस परिवार से मेरा सैकड़ों साल पुराना संबंध है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये बिटिया जब सरपंच बनी तो मैं आज उसको आशीर्वाद देने के लिए आया। जाट आरक्षण आंदोलन की गूंज एक बार फिर हरियाणा में गूंजने की सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। दरअसल अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति जाट आरक्षण को लेकर एक बार फिर से सक्रिय हो गई। 10 दिसंबर को जसिया में छोटू राम धाम पर एक रैली का आयोजन कर आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक यशपाल मलिक ने कहा कि 2016 का आरक्षण आंदोलन उन्होंने शुरू नहीं किया था। यशपाल मलिक ने कहा कि अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। बहुत सी ऐसी डिमांड हैं जो जाट आरक्षण को लेकर सरकार ने नहीं मानी, जिसमें जाट आंदोलन के दौरान बनाए गए मुकदमों को वापस लेना और बैकवर्ड क्लास में जाटों को आरक्षण देना प्रमुख है। अब नई कार्यकारिणी इन मांगों को लेकर क्या आंदोलन की रणनीति तैयार करेगी, जिसके लिए जसिया स्थित जोटूराम धाम में 10 दिसंबर को एक रैली का आयोजन किया गया है। अभी हमारी जो 5 मांगों को लेकर हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहली मांग है हमारी सरकार से, 2020 में भी वार्ताएं हुई, बीच में उन्होंने कहा भाई जो स्टे लगा हुआ, केसों पे स्टे लगा हुआ, वे केस का स्टे भी हटवा दो तो सारे केस वापस हो सकते हैं, क्योंकि सरकार के जो होम सेक्रेटरी उसने साइन करके भेज रखे हैं। और जो दूसरा हमारी सरकार से था कि भाई हरियाणा के जाट को ओबीसी में देना है, और उस पर भी स्टे लगा हुआ हाई कोर्ट का, या तो उस बिल को वापस वो वहां से ले ले और दोबारा ओबीसी करते। अब देश में एक भी जाति ऐसी नहीं है जो रिजर्वेशन से बाहर हो। पहले ये भी आता था जाट को क्यों, अब तो ईबीसी में सब आते हैं। हरियाणा के जाट को अगर ईबीसी में की भी बात करें तो ईबीसी में आने पे हमें डिसएडवांटेज क्या है कि जो ईबीसी का क्राइटेरिया है वो इस तरह का कि उसमें जाट फिट नहीं बैठेगा। जाट के बाबा के नाम जमीन है, पोते को सर्टिफिकेट बनाना, बाबा पे अगर 6 एकड़ जमीन है तो उसका सर्टिफिकेट नहीं बने। उन्होंने कहा कि जो सिटी के बाहर लिमिट्स के जो है उसमें 200 गज का प्लॉट होना चाहिए। 200 गज में जाट के डंगर भी नहीं आवे, पशु भी नहीं आने के। तो वे कुछ या तो उनको सरकार डील करे, क्या करेगी, इकोनॉमिक क्राइटेरिया किसान जातियों के लिए भी खोल दे जिन किसान जातियों के लिए नहीं है। तो आप जो तमाम चीजें हैं वे सब चीजों को लेके, उन सब चीजों को लेके जाट आरक्षण संघर्ष समिति जो है वो अपनी
कार्यकारिणी बना के जिले जिले पे मीटिंग करेगी, किस तरह का आंदोलन हो उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। इन्हीं चीजों को लेके 10 दिसंबर को 2022 को एक छोटूराम धाम का स्थापना दिवस भी है और एक हरियाणा में बड़ी रैली की तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। उस रैली को लेके उसमें अपने निर्णय भी लेंगे कि भाई किस तरह जाट सेवा संघ अपना अलग तरह से काम करेगा, जाट आरक्षण संघर्ष समिति किन मुद्दों को लेके जन जागरण अभियान जो चलेगा पूरे देश में उसकी तारीखें की जाए। प्रदेश में पंचायत चुनाव अपने आखिरी दौर में हैं। पंचायत चुनाव के आखिरी दौर में 4 जिलों में पंचायत चुनाव होंगे और वहीं आखिरी दौर के पंचायत चुनाव को देखते हुए फरीदाबाद में चुनाव को शांतिपूर्ण करने के लिए पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। डीसीपी बल्लभगढ़ कुशल सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर आमजन को चुनाव को शांतिपूर्ण करने के लिए जागरूक किया। वहीं फतेहाबाद में भी पंचायती चुनावों को लेकर पुलिस ने फतेहाबाद ब्लॉक के गांव में फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च फतेहाबाद के डीएसपी सुभाष चंद्र की अगुवाई में निकाला गया। तो फरीदाबाद और फतेहाबाद की तस्वीरें। 22 तारीख का जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति का चुनाव है और 25 को सरपंच और पंचायत का चुनाव है और उन चुनावों को लेकर पुलिस ने पूरे पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं और उसी के संबंध में आज ये थाना शहर फतेहाबाद के एरिया में जितने विलेजेस है उनका हमने फ्लैग मार्च किया है ताकि इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। और ये फ्लैग मार्च का उद्देश्य यही है कि लोगों के अंदर जो ना इंस्टिल कॉन्फिडेंस ताकि वो जो है निर्भीक होकर अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके और लोगों से अपील है कि वो प्रशासन का सहयोग करे और इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाए। तो फिलहाल हरियाणा विशेष में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।